सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। नया महीना हम शुरू कर रहे हैं और आज के नए महीने के इस पहले दिन को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखो क्या है। अभी हाल ही में 54वें यानी कि 54th नंबर के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती को। तो अभी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं हमारे अश्विनी वैष्णव, और अभी उन्होंने घोषणा की है कि 2022 के लिए जो ये 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा, इसके लिए मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती से मैं आपको ये भी याद दिला दूं, मिथुन ये इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। अब बात आएगी इनकी पहली मूवी कौन सी थी, तो उनकी उस मूवी का नाम था मृगया, जो कि 1976 में आई थी। अच्छा, ये तो हमने मिथुन की बात कर ली। अभी दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अवार्ड है भारत में सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। इसकी स्थापना केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने की थी धुंडीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में, जिन्हें दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। और उन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी दादा साहब फाल्के ने। अच्छा, इस पुरस्कार में पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और सबसे पहला ये जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, पहली बार कब और किसे दिया गया था? तो 1969 को दिया गया था देविका रानी को। और अभी सबसे लेटेस्ट ये 2022 के लिए दिया जा रहा है 54वां मिथुन चक्रवर्ती को। तो यहाँ से जो भी काम की बातें थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी मैंने एक एक करके आपको बता दी है। ये सारी आप ध्यान में रखना। अब देखो अवार्ड, और अभी 2-3 दिन पहले भी किसी क्लास में मैंने आपसे बोला था कि अवार्ड का रिवीजन कराए, बहुत टाइम हो गया। अवार्ड वाला प्रश्न आने दो, तो मैं आपको 2024 के जितने भी अभी तक इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने पढ़े हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आज वो दिन आ गया है, तो चलिए फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। और जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे अवार्ड्स आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपका रिवीजन होगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कोशिश करो, सारे अवार्ड्स की लिस्ट आपके सामने है, क्योंकि देखो साथ साथ बोलोगे तो चीज़ें आपको याद रखने में आसानी रहेगी। तो देखो, सीनियर जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया राधिका सेन को। शॉ पुरस्कार, जिसे पूर्व का नोबेल कहते हैं, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, जिसे कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, एवी विक्टरसन को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ये जेनी अर्पेनबेक को मिला, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। इसमें ट्रांसलेटर थे माइकल हॉफमैन, ये जर्मन की लेखिका हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, 2024 का मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को, असम से हैं। 2024 का लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगा नाई को मिला। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, जिसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहते हैं, आलोक शुक्ला को मिला, छत्तीसगढ़ से हैं। कीस मानवतावादी पुरस्कार 2021 के लिए रतन टाटा जी को और 2023 के लिए बिल गेट्स को मिला। और वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 का खिताब जीता मोहम्मद सलेम ने। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलेरी सुब्बा राव को मिला। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एबेल पुरस्कार, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मिशेल टेलाग्रेन को मिला। इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार रिकेन यामामोटो को मिला। बाकी मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवा ने जीता, चेक रिपब्लिक से हैं। और मिस यूनिवर्स 2023 का शेनिस पलासियो ने जीता, निकारागुआ से हैं। 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेंडे को। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 58वां ये दिया गया जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। असम वैभव सम्मान, ये असम का सर्वोच्च सम्मान है, और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई साहब को मिला, ये असम से ही हैं। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को मिला। एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये अनंत दर्शन शंकर को मिला था। ये 2 अलग अलग पुरस्कार हैं, लेकिन मिलते जुलते हैं, तो मैंने एक साथ लिख दिया ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे, कन्फ्यूजन पैदा ना हो। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए संजीव को मिला, मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का नीलम शरण गौर को मिला, रेक्यूमेंट रागा जानकी के लिए। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला, यादें यादें और यादें के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला, उनके उपन्यास रुद्र सात्विकम के लिए। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 ये
रवि कन्नन को मिला था। अभी वैसे 2024 का भी आ चुका है लेकिन उसमें कोई भी भारतीय नहीं है, लेकिन लास्ट वाले में एक भारतीय थे तो उनका नाम पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको साथ में बता रहा हूँ। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्ला मुत्थु को मिला। बाकी नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गणात्रा को मिला था। और WHO ने जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया था वो एक भारतीय संस्थान है, निमहंस, उससे मिला था। तो ये भी मिलते जुलते हैं, तो इनको भी मैंने साथ में रख दिया। बाकी पेन पिंटर साहित्य पुरस्कार 2024 अभी अरुंधति रॉय को मिला था, हमने पढ़ा भी था अभी एक आध दिन पहले इनके बारे में। और आरती, ये उत्तर प्रदेश की एक ऑटो चालक हैं और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। किंग चार्ल्स तृतीय से अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2024 संजना ठाकुर को मिला, इनके उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला। शिव शंकरी टीका है अभी डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार मिला। नरेंद्र मोदी जब ये रशिया गए थे तो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल मिला। और हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब वो तिमोर लेस्ते गई थी तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर मिला था। और जब वो अभी फिजी गई थी तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर मिला था। प्रोफेसर के चोकलिंगम, ये तमिलनाडु से हैं, अभी हंस वोन हेंटिंग पुरस्कार मिला। रिगोबर्टा मेंचुतुम ग्वाटेमाला से हैं, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 मिला। अभिनव बिंद्रा, अभी ओलंपिक ऑर्डर सम्मान मिला था इनको, शूटर हैं ये, भारत के लिए पहला ओलंपिक में गोल्ड ये लेकर के आए थे। अब और डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभन की बात करें, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला। तो लगभग आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 45 प्लस आपको सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज करवाए हैं। और आपके अभी काफ़ी सारे एग्जाम हुए हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के जो रिव्यू आते हैं उन्होंने बताया कि अवार्ड्स के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो ये जो लिस्ट है यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। और हर टॉपिक पे जब मैं आपको इसी तरह से रिवीजन करवाता हूँ तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न ही होते हैं और मैक्सिमम प्रश्न आपको उसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो जब मैं आपको रिवाइज कराऊं तो मेरे साथ साथ बोला करो, बोलने से, देखने से और सुनने से, तीनों तरह से आपको चीज़ें याद होंगी। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में काजिंद 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में। एक्सरसाइज का नाम है काजिंद अभ्यास। भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये हुआ और 2024 में ये इसका 8वां संस्करण था। अभी 30 सितंबर को शुरू हुआ और 13 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के औली में स्थित सूर्या विदेशी प्रशिक्षण नोड में। सिंपल सा याद रखेंगे, उत्तराखंड में हुआ। देखो ये जो काजिंद एक्सरसाइज है ना, हर साल होता है। पहली बार 2016 में हुआ था और आखिरी बार 2023 में हुआ था इसका 7वां संस्करण। कहाँ पे हुआ था? वो ओटार कजाकिस्तान में। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेज रिवाइज नहीं कराऊंगा क्योंकि कल ही मैंने आपको 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज करवाई थी। तो आज मैं आपको कजाकिस्तान ले चलता हूँ। चलो, यहाँ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्रश्न हम देखेंगे और करंट अफेयर्स के भी। तो ये रहा कजाकिस्तान। कैपिटल अस्ताना है। पहले इसकी अस्ताना थी, फिर नूर सुल्तान हो गई थी, फिर वापस अस्ताना हो गई है। बस नाम ही बदला गया था, स्थान तो वही है। तो अस्ताना अब इसकी कैपिटल को कहते हैं और करेंसी कजाकिस्तानी तेंगे है। और ये भी 2 कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप और एशिया में। यहाँ के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव हैं, तो प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकोयेव। आपको याद है दुनिया का सबसे बड़ा जो लैंड लॉक कंट्री है वो यही है, कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान की सीमा किस सागर से लगती है ये प्रश्न आता है, तो आंसर करना है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। ये कोई सी नहीं है, ये एक झील ही है। और इससे भी प्रश्न बन जाता है दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो यही है कैस्पियन सागर। या यूं पूछे दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो भी आंसर होगा कैस्पियन सागर। आपको याद होगा भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ या किसने होस्ट किया? तो कजाकिस्तान में ही हुई है। कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में हुई है। और यहाँ पे इसका अभी 10वां सदस्य देश बना था। कौन सा देश? चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रखते हैं। यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 2वां नया सदस्य देश कौन सा बन गया है, यह आपके लिए प्रश्न हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और जो एक्स्ट्रा शीट्स का जो मैं आपको रिवीजन के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लिखित फॉर्म में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वो सब आपको PDF में मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। और PDF कहाँ मिलेगी? अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाएंगे। वहाँ पे ज्वाइन का बटन होगा तो उसको प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिए।
उसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी PDF अपलोड होती है, वीडियोस अपलोड होते हैं, तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और ये सारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री होता है, निश्चिंत रहें। बस अगर मेहनत अच्छी लगती है, सेशन अच्छा लगता है, आपको बेनिफिट होता है, तो एक छोटी सी मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें प्लीज़। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, और अपने एक स्टडी ग्रुप के साथ अपने एक फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना, ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा वीडियो को। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा एनिमल मूवी को। तो आईफा अवार्ड्स 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका ये 24वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ ये? अबू धाबी में हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। और इसमें 4 कैटेगरी हमें याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। बेस्ट फिल्म एनिमल रही है। एनिमल के डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी वांगा। यहाँ पे बेस्ट एक्टर शाहरुख खान रहे जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा हैं 12th फेल मूवी के लिए। अच्छा, इनके अलावा भी 2 पॉइंट और याद रख लो कि भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एक अवार्ड दिया गया किसे? चिरंजीवी को। चिरंजीवी ये साउथ एक्टर हैं, इस साल पद्म विभूषण भी इनको मिला था, आपको याद होगा। अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आया था, भारत के सबसे सफल एक्टरों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इनको मिला था। और एक गोल्डन लीगेसी अवार्ड मिला किसे? नंदमुनि बालकृष्णन, ये भी साउथ एक्टर हैं, तो ये भी थोड़ा सा नाम ध्यान रख लेना। और आईफा से क्या याद आ रहा है, अभी 2-4 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि अगले साल जो इसकी सिल्वर जुबली होगी, यानी कि 25वां संस्करण होगा, वो भारत में होगा। देखो, भारत में दूसरी बार आईफा अवार्ड्स आयोजित किया जाएगा, भारत दूसरी बार इसे होस्ट करेगा, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत में भी कहाँ पे? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। दूसरी बार बोला तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि पहली बार फिर कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था, वो तब मुंबई में हुआ था। तो अभी तक इसके 24 संस्करण हो चुके हैं, अगला 25वां भारत में होगा। तो 25 में से केवल 2 ही संस्करण हैं जो भारत में हुए हैं, तो दोनों आपको याद रखने चाहिए। बाकी जो भी यहाँ पे काम की बातें थी मैंने आपको सारी बता दी। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा ब्रुनेई में। तो वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका नवा एडिशन हुआ, 22 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे? ब्रुनेई के कैपिटल बंदर सेरी बागबान में। और देखो, ये हर 2 साल में होता है। पहली बार 2006 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, और अभी इसका नवा एडिशन हुआ ब्रुनेई में, जिसमें भारत ने टोटल 7 मेडल जीते, 2 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज हैं। और ये 2 गोल्ड कौन लेकर के आए वो भी मैं आपको बता दूं, एक तो आर्यन और एक शौर्य। और आर्यन का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वे इस वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 48 किलोग्राम कैटेगरी में जीता, यहाँ पे इन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराया। और दूसरा गोल्ड ये शौर्य लेकर के आए हैं, इन्होंने भी 48 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता, फाइनल में इन्होंने ईरान के खिलाड़ी को हराया। वुशु है क्या? वुशु कई बार वैसे हम करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए नया शब्द नहीं है। तो वुशु एक, आप यूँ समझो, एक चाइनीज मार्शल आर्ट है वुशु। वैसे इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन की बात करें, स्थापना होती है 1990 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है गाओ जिडान। आपको एक करंट अफेयर्स का ही प्रश्न याद दिलाऊं मैं इससे संबंधित, कि इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ने बेस्ट फीमेल वुशु एथलीट ऑफ द ईयर चुना था एक भारतीय खिलाड़ी को। रोशोबीना देवी उनका नाम है, वो मणिपुर की वुशु प्लेयर है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था, तो मैंने आपको याद दिला दिया, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में हेलेन नामक तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो आंसर होगा अमेरिका। अच्छा, अमेरिका में जो तूफान आते हैं ना, उन्हें हुर्रिकेन कहा जाता है, इसलिए लिखा हुआ है हुर्रिकेन हेलेन। हेलेन ये उस तूफान को नाम दिया गया, और अभी इसने अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से को काफी प्रभावित किया। ये तूफान अटलांटिक ओशन से शुरू हुआ था, और आप कह सकते हो ये तूफान इस साल का अमेरिका में आने वाला सबसे पावरफुल तूफानों में से एक था। काफी लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई, तो इसका नाम हेलेन था। अच्छा, अब मैं आपको क्या करता हूँ, 2024 के जो इम्पोर्टेंट साइक्लोन्स हैं, तूफान हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी शानशान चक्रवात, ये जापान को प्रभावित किया था इसने। एम्पिल ये भी जापान में ही आया था इसी साल। अल्वारो मेडागास्कर में 2024 का पहला ये चक्रवात हमने पढ़ा था, मेडागास्कर से टकराया था, अल्वारो इसका नाम है।
और रेमल की बात करें, बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हुआ था रेमल, और इसका नाम ओमान ने रखा था। इसका मतलब होता है रेत। और असना ये अरब सागर में आया था, इसका नाम पाकिस्तान ने रखा था असना, और इसका अर्थ होता है स्वीकार करना या प्रशंसा करने योग्य। अभी एक सुपर साइक्लोन यागी के बारे में भी हमने पढ़ा था, चाइना वियतनाम को इसने प्रभावित किया था। चलो यहीं से आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न बनता है कि यागी से प्रभावित देशों की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ठीक है, इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न आएंगे आपके, तो इसका उत्तर दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। बाकी देखो, जिन स्टूडेंट्स को या जो स्टूडेंट नए हैं उनको अगर उत्तर नहीं आते ना तो आप चिंता मत करना। जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हमारे बहुत सारे बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे हैं, वो इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कमेंट बॉक्स में, और एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको डाउट भी हो कि इसने सही आंसर करा है नहीं करा, तो ऐसी बात नहीं है, वैसे वो सही आंसर करते हैं। फिर भी अगर वो कभी कभार गलत कर दे तो आप 2-3 कमेंट चेक कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे 2023 के भी कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं, जैसे कि जैस्पर, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था, मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम मिचोंग म्यांमार ने रखा था। हेमून या हमून बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नाम ईरान ने रखा था। तेज नाम का तूफान अरब सागर में आया था, नाम भारत ने रखा था। बिपौरजॉय अरब सागर में आया था, बांग्लादेश ने नाम रखा था। मोचा चक्रवात याद होगा आपको, बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन ने इसका नाम रखा था। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया? तो आंसर होगा इसका बेंगलुरु में। तो अभी बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने अभी बेंगलुरु में नई नेशनल क्रिकेट अकेडमी का उद्घाटन किया है, और इस अकेडमी का नाम बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रखा गया है। इसमें 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मैदान हैं, 86 पिचेज हैं, और भी कई तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं से ये लेस है। और वैसे देखो, इससे पहले भी बीसीसीआई ने एक नेशनल क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की थी सन 2000 में। कहाँ पे? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ही। पर अब ये जो बेंगलुरु में ये जो नया नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना इसने की है, ये बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास में ये स्थापित किया है। तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए प्रशिक्षण वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। बाकी बीसीसीआई की अगर बात करते हैं तो इसके सचिव कौन है? जय शाह हैं। और आपको पता है जय शाह ये इस साल के एंड में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। ग्रेग बार्कले की जगह ये लेने वाले हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 सितंबर को। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 30 सितंबर को ही क्यों? क्योंकि 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि होती है। और वे कौन थे? वे बाइबल अनुवादक, ट्रांसलेटर थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में जाना जाता है, इसीलिए 30 सितंबर को मनाते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक ट्रांसलेटर का नाम मैं आपसे पूछता हूँ। अभी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का खिताब जीता था ना, एक जर्मनी लेखिका है जेनी अर्पेनबेक ने, उनके उपन्यास काइरोस के लिए। और आज ही शायद पहले वाले प्रश्न में मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था, तो शायद आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना भी, टेस्ट भी हो जाएगा आपको। मतलब उत्तर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना, प्रश्न में आखिरी में पूछ रहा हूँ, ये उसी तरह का कुछ फंडा है। तो यहीं पे मैं ट्रांसलेटर का नाम, अनुवादक का नाम आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए क्या है ट्रांसलेटर का नाम। बाकी देखो, डे वाला प्रश्न था, तो वैसे कल ही मैं आपको सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवा चुका हूँ, लेकिन ये एक और डे रह गया था, मैंने आज करवा दिया। तो एक काम और कर सकते हैं आप, क्योंकि अब तो अक्टूबर के सारे डेज हम रिवाइज करेंगे, अब सितंबर में तो हमें जाना नहीं है। तो मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सितंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो। कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना, कोई बात नहीं, रजिस्टर पेन उठाओ, कहीं पर भी आप लिखने की कोशिश करो, लेकिन अभी लिखो। बाद के लिए छोड़ोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके फिर हजारों काम होते हैं, आप भूल जाओगे, अरे लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे करके निकल जाएगा वो। लिखोगे तो आपको बेनिफिट है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के एमडीसीयू के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सुमंत कठपालिया को। एक्चुअली में अभी यही है इसके एमडीसीयू, लेकिन अभी आरबीआई ने सुमंत कठपालिया को इंडसइंड बैंक के एमडीसीयू के रूप में फिर से अपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है। वैसे 2020 से वो इसके एमडीसीयू हैं, लेकिन अब वो 2028 तक बने रहेंगे। वैसे इनका कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा था, लेकिन अब ये 2028 तक
इंडसइंड बैंक के एमडी सीईओ बने रहेंगे। तो इनका नाम न्यूज़ में था फिर से, तो मैंने आपको करवा दिया। बाकी इंडसइंड बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। एमडी सीईओ हमने देख लिया, सुमंत कठपालिया। लेकिन इसकी टैगलाइन क्या होती है? वी मेक यू फील रिचर। बाकी देखो, कलिकेश सिंह देव अभी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने थे। आलोक रंजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष, और अमरप्रीत सिंह आज ही यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ये हमारे नए एयर चीफ मार्शल बन चुके हैं। वैसे ऑलरेडी 8-10 दिन पहले इनके बारे में मैंने आपको बता दिया था जब इनका नाम न्यूज़ में आया था, क्योंकि सितंबर एंड में अभी तक जो हमारे एयर चीफ मार्शल थे वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो 1 अक्टूबर से ये हमारे नए एयर चीफ मार्शल बन गए हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह इनका नाम है। वैसे अभी तीनों सेनाओं के हमारे नए प्रमुख बने हैं। चलो एक काम क्यों नहीं करते, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमारे तीनों सेनाओं के नए प्रमुखों के नाम। एक तो चलो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी 2 के नाम आप बता दो, हमारे नेवल चीफ और आर्मी चीफ कौन है, क्योंकि इन तीनों के नाम आपको चाहे वो नए हो चाहे पुराने हो याद होने चाहिए। और वैसे भी अभी तो नए अपॉइंट हुए हैं, तो एग्जाम के रेस्पेक्ट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नाम इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ फटाफट, हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आप सभी को पता है इसका आयोजन केरल में किया जाता है। तो नेहरू ट्रॉफी अगर पूछे इसका संबंध किससे है तो बोट रेस से है, और जिसका आयोजन अभी केरल के पुन्नमदा झील में किया गया। अच्छा, एक नेहरू कप भी होता है। नेहरू कप का संबंध फुटबॉल से है, ये नेहरू ट्रॉफी है। नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। और इस बोट रेस की अगर बात करें, इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसका नाम रखा गया। और ये नौका दौड़ ये केरल का एक प्रसिद्ध खेल है। इसमें जो नाव होती है लंबी लंबी होती है, सांप के आकार की होती है, कॉर्नर से मुड़ी हुई होती है सांप के आकार में, और 100 फीट तक ये लंबी नावें हो सकती हैं। और इस बार की ये जो नेहरू ट्रॉफी है उसके विजेता करिचल चुंदन रहे। वैसे विजेता वगैरह नहीं पूछते हैं एग्जाम में, अक्सर डायरेक्ट यही पूछते हैं कि नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किस झील में या किस राज्य में या किस से इसका संबंध है। तो इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं, ये ध्यान में रखना। आप तो मैंने सारे आपको बता दिए। और इस बार संस्करण कौन सा है, 70वां है, ये भी बता दिया। अभी अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो आंसर होगा IIM बेंगलुरु। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? QS ने इसको जारी किया, ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025। और अगर हम इसमें बात करते हैं कि टॉप पे कौन है वर्ल्ड में, तो स्टैनफोर्ड स्कूल फॉर बिजनेस जो कि अमेरिका में है, और एशिया में टॉप पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, और भारत में टॉप पर IIM बेंगलुरु है। और इसमें भारत लिस्ट में, पूरी लिस्ट में ये जो IIM बेंगलुरु है ये कौन से स्थान पर है? तो 48 नंबर पर है। 2025 की रैंकिंग में बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखो। और ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। अच्छा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। और एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिए, वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके। बाकी देखो PDF के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम सेशन एंड करते हैं। उससे पहले कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिविजन करा दूँ, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया? तो महाराष्ट्र। फिर पूछा, उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित अभी भारतीय कला महोत्सव का आयोजन किया? तेलंगाना में। फिर पूछा, अभी खाकी में स्थित प्रज्ञा नाम की बुक को लिखा अनिल रतूड़ी ने। फिर पूछा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले ओलेग कोनोनेंको और निकोलाई चूब का संबंध किस देश से है? रशिया। वैश्विक जलवायु हानि और क्षति कोष का पहला निदेशक बनाया गया इब्राहिम शेख डियांग को। विश्व हृदय दिवस मनाया गया 29 सितंबर। और IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक जीता है धनुष लोगनाथन ने। और उत्तर संयुक्त 2024 अभ्यास किनके बीच हुआ? ये रशिया और चाइना। फिर पूछा, अभी केंद्र की फर्जी समाचार की पहचान करने वाली तथ्य जांच इकाई को किसने खारिज कर दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट। और आखिरी प्रश्न पूछा, आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो ईरान ने। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा भोपाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।